हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हमारी क्लास है सेकंड क्लास है। और इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो उस वो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाली है। उसको आप ज़रूर कर लेना, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वैसे एक आध दो दिन में मैं इसका लाइव शेड्यूल भी ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगी, मतलब डाल दूंगी पोस्ट वगैरह में, क्योंकि मैं लाइव करने जा रही हूँ। ये क्लास पहले की थी लेकिन नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम रेगुलर करेंगे। ठीक है, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आज हमें ये क्लास अभी एक आध दो दिन रिकॉर्ड मिलेगी तो थोड़ा पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर आप ये जो टीजीटी पीजीटी या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये क्लास रहेगी, हिंदी वाली। ठीक है, हिंदी वाली सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। और प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन तक आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अंदर से काम करने के लिए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मद्रास, चेन्नई। ठीक है, मद्रास, यानी कि पहले इसका नाम मद्रास था, चेन्नई है ये का। यहाँ पर इसका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का क्या है? मुख्यालय है। थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा सन 1918 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। ठीक है, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है इसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है और इसकी स्थापना 1918 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष भी आपको पता होना चाहिए और महाप्राण भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे आगे। अभी मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ। अगर सघोष की बात करें तो देखो, जो हमारे वर्ग होते हैं, वर्ण का जो पहला दूसरा व्यंजन होता है वो कैसा होता है? अघोष होता है। कौन सा है? अघोष होता है। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो कौन सा होता है? सघोष होता है। सघोष या घोष भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा व्यंजन। थोड़ा सा आगे मैं इसके डिटेल बता दूंगी। अभी हमें यहाँ पर हमें देखना है। देखो, जो ख है, ख क्या है? महाप्राण है। ख क्या है? महाप्राण है। घ क्या है? महाप्राण है। जा महाप्राण नहीं है। ये तो हमारा आंसर वैसे ही होगा ही नहीं। ठ भी महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण तो ये तीनों के तीनों हो गए। अब हमें सघोष भी देखना है। क्या देखना है? सघोष। ठीक है, क्या देखना है? सघोष देखना है। तो पहला और दूसरा, देखो जो ख है वो दूसरा व्यंजन है और जो जा तो वैसे ही होगा ही नहीं। जा सघोष तो है लेकिन महाप्राण नहीं है। ठ महाप्राण है लेकिन ये दूसरा व्यंजन है। तो जो दूसरे व्यंजन होते हैं, पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। लेकिन जो घ दे रखा है इसमें वो चौथा व्यंजन है। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का व्यंजन है। तो इसलिए सघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, याद रख लेना। सघोष महाप्राण एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सघोष महाप्राण कौन से होते हैं? वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं। जो व्यंजन सघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा वो सघोष महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ख, यानी कि सीधा सीधा आप समझ लीजिए, जो वर्ग का, देखिए लिए मान लीजिए कि क, ख, ग, घ और अण, ये जो व्यंजन होते हैं इसी तरह से पूरा वर्ग चलता है। ये वाला व्यंजन और ये वाला व्यंजन पूरी लाइन में, ये वाला और ये वाला, दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो महाप्राण होता है। ठीक है, और पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है।
ठीक है। अल्प प्राण, उनमें कम जान लगानी पड़ती है। ख और घ में ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है, ऐसे समझ लीजिए। और अगर हम बात करें अघोष और सघोष की, तो ये दोनों जो व्यंजन होते हैं इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। पहले दूसरे जो व्यंजन है वर्ग के, ये अघोष होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है ये घोष या सघोष कहलाते हैं। सघोष या घोष कहलाते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए। चलते हैं आगे। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा इसमें दे रखे हैं। और इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं स, 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 ह, वो भी महाप्राण के अंदर आते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। घोष व्यंजन की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है तीसरा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा के अलावा यह अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, सघोष या घोष होते हैं। ह इसमें आता है। सघोष महाप्राण कौन से होते हैं? घ, झ, ब, ढ, ध। ठीक है, ये सघोष भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। अघोष महाप्राण कौन से होते हैं? आप इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। आप देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल रखा है, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको सेंड कर दूंगी, मुझे ध्यान नहीं रहता। आप अगर बोलते भी नहीं है कमेंट करके, तो इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। आप टेलीग्राम चैनल इनकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं किसी भी क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आपको पहले कमेंट करने के मुझे बताना होगा, मैं खुद भी चेक नहीं करती उसको। तो मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूँगी। चलते हैं आगे। अघोष महाप्राण। अघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिला करके जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन ये हमने देख ही लिए हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, पहला और दूसरा जो व्यंजन होते हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र, मध्य और पश्च, ये तीन प्रकार के जो स्वर होते हैं उनमें से आपको देखना है जो जिह्वा के आधार पर, ठीक है, जिह्वा के आधार पर इनको किस तीन भागों में बांटा गया है? अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन से तो अग्र होते हैं, बस आप अग्र को याद रख लीजिए। ठीक है, अग्र और मध्य वाला, मध्य वाला एक ही व्यंजन है। देखो मध्य वाला जो व्यंजन है वो सिर्फ एक ही है, अ बोला जाता है, बस अ से जो अनार होता है, अनार मध्य में बोला जाता है। बाकी के सारे जो होते हैं अग्र की अगर बात करें, जिनमें कम कम जान लगानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ई, बड़ी ई, ठीक है, और इसमें होता है ए और बड़ी ए। ठीक है, चार जो होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। पश्च की अगर बात करें तो इसमें बड़ा आ है ना, और बड़ी मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ओ, बड़ा ओ, ये इसके अंदर आते हैं पश्च स्वर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्च स्वर आपसे पूछ रहा है, तो ये दोनों तो अग्रभाग में से बोले जाते हैं। अ हमारा मध्य में हो गया, लेकिन जो आ है, आ क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आ हमारा पश्च स्वर में आता है। ठीक है, पश्च स्वर होता है इसमें, ये सीधा कंठ से बोला जाता है। वाक्य व्याख्या दे रखी है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास तो कई लोगों ने लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, हिंदी भाषा में किसने लिखा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले की बात हो रही है, क्योंकि देखो गारसादा तासी ने तो फ्रेंच भाषा में लिखा था, हालांकि इसने सबसे पहले लिखा था, ये फ्रेंच विद्वान था, फ्रेंच भाषा में ही लिखा था, लेकिन इसने सबसे पहले, पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, अगर भाषा की बात नहीं हो रही है तो ये फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी ने लिखा था। लेकिन अगर हिंदी भाषा का पूछ लिया जाए तो वो सबसे पहले नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में लिखा था, लेकिन ये 1929 ईस्वी में जा करके लिखा गया था। और ग्रियर्सन की बात करें तो इसने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, याद रख लेना। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है?
हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ये सारी साहित्य की पुस्तक आपको पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको इनकी सारी जो भी किताब है, जो भी इम्पोर्टेंट क्लास थी, वो मैंने डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका पुस्तक है ये किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। और इसके अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1940 में लिखा था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत नाम से। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत नाम से लिखा था, उसके 2 भागों में ही आया था। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। और रामचंद्र शुक्ल का तो सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी पुस्तक है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक आपसे पूछ रहे हैं पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है ये निकाली थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आनंद कादम्बिनी। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1881 से निकालना। इसको शुरू हुआ था मिर्ज़ापुर से। कहाँ से निकाली थी, मिर्ज़ापुर से। और ये एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका आप जानते ही होंगे, हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से इन्होंने निकाली थी, कवि वचन सुधा के नाम से इन्होंने निकाली थी, और बाल बोधिनी के नाम से भी निकाली थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो इन्होंने बनारस अखबार निकाला था 1845 ईस्वी में, जो कि बनारस से निकलता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी जानते हैं, ये 1903 में इन्होंने संपादन कार्य शुरू किया था सरस्वती का। ठीक है, सरस्वती की अगर स्थापना की बात करें तो 1900 ईस्वी में काशी में हुई थी। इसके प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो सप्तक परंपरा का कवि इनमें से कौन नहीं है। सप्तक यानी कि जो 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, चारों सप्तक में से किसी में भी नाम नहीं आता है। वो किसका नहीं आता है, इसका मतलब आपको 4 जो सप्तक हैं उनके सबके नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। हरि नारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमिचंद्र जैन या फिर नरेश मेहता। तो इनमें से जो नाम है वो श्रीकांत वर्मा का किसी भी परंपरा में नहीं आता है। ठीक है, हरिनारायण व्यास का आता है, नेमिचंद्र जैन का आता है, नरेश मेहता का भी आता है। ठीक है, पहल पत्रिका का संपादक कौन है। पहल पत्रिका किसकी थी। तो पहल पत्रिका के अगर संपादक की बात करें तो राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या फिर विश्वनाथ तिवारी। तो पहल का जो संपादक है वो है ज्ञान रंजन। ठीक है, पहल पत्रिका के जो संपादक थे वो थे ज्ञान रंजन। ठीक है, ये याद रख लेना है, ज्ञान रंजन ने निकाली थी। और 1973 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1973 में ये जबलपुर से निकलती थी। कहाँ से, जबलपुर से निकलती थी। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर आनंद वर्धन। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त का था क्या, अभिव्यक्तिवाद। अगर हम शंकुक की बात करें तो शंकुक ने अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। भट्ट लोलट की बात करें तो इनका उत्पत्तिवाद रहा है। ये काव्य शास्त्र के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं, उत्पत्तिवाद। आनंद वर्धन का सभी जानते हैं, इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, क्रोचे या फिर लॉन्जाइनस। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं क्रोचे साहब। ठीक है, क्रोचे जी हैं। और अगर इनकी बाकी के की बात करें तो I.A. रिचर्ड्स का जो सिद्धांत था वो था संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण या मूल्य सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, T.S. एलियट की अगर बात करें तो T.S. एलियट का था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत था वो था
उदात्तवाद का सिद्धांत कौन सा था? उदात्तवाद। ये सारे जो सिद्धांत हैं वो आपको याद रखने हैं, भारतीय और का पाश्चात्य दोनों के। आज यहाँ पर हमारे 10 ही क्वेश्चन है। आप अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद।